हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सारा एनसीईआरटी से रहेगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आइदर बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बीएड का होने वाला है, किसी का भी एग्जाम है दोस्तों, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ऑल राइट, इसी के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स इस बार बीएड का परीक्षा देने वाले हैं, तो उनके लिए बीएड का ये बेहतरीन गाइड है। इसको आप पढ़ के, प्रीवियस ईयर इसमें इंक्लूडेड है, इसको आप अच्छे से पढ़ें, तब जाके आपको 90+ नंबर आ सकता है दोस्तों। और 90+ नंबर आएगा तभी जाके आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिट हो पाएंगे, अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज में फीस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये जो दोनों किताबें हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, और भी कई सारी किताब है जिसका लिंक दिया हुआ है। आप ऑनलाइन इसको परचेज करके इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पहले बना लीजिए, देन आफ्टर और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इसमें बहुत सारा जो पूरा सिलेबस कवर किए हुआ है, उसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा नंबर लाइए, और तब जाकर आपका दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज का फीस बहुत ज़्यादा है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा नहीं नियुक्त किया जाता है? मतलब राष्ट्रपति किसको अपॉइंट नहीं करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब कंप्यूटरनल ऑडिटर जनरल, जिसको सीएजी कहते हैं, आर्टिकल 148 से 151 के बीच में इसको लिखा हुआ है। राज्य के राज्यपाल को बिल्कुल करते हैं। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। एक राज्य के महाधिवक्ता को, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, जिसको हम एडवोकेट जनरल भी कहते हैं, एडवोकेट जनरल, ओके, इसको दोस्तों जो हमारे गवर्नर हैं वो नियुक्त करते हैं। तो हमारा फोर्थ आंसर हो गया। किसको नहीं नियुक्त करते? तो फोर्थ, एक राज्य के महाधिवक्ता को। महाधिवक्ता भारत के राज्य सरकार के तहत एक संवैधानिक पद है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता को परिभाषित करता है। उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब जो भी व्यक्ति अधिवक्ता बनेंगे, महाधिवक्ता, उसमें एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की सारी योग्यता होनी चाहिए। महाधिवक्ता राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। मतलब महाधिवक्ता का कोई कार्यकाल सर्टेन नहीं है कि 5 साल रहेंगे, 6 साल रहेंगे। ये जो है गवर्नर, या कह सकते हैं इसको, हाँ, गवर्नर के प्रसाद पर्यंत, गवर्नर जब तक चाहे उसको अपॉइंट कर सकते हैं, रख सकते हैं, और जब चाहे उसको हटा सकते हैं। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ये गवर्नमेंट सरकार का, राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। राज्य सरकार के खिलाफ जो भी केसेज आती है, या कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार के खिलाफ केस करती है, तो महाधिवक्ता ही उसको लड़ते हैं। निम्नलिखित पदों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति किनको किनको नियुक्ति करती है? तो प्रधानमंत्री साहब की, वित्त आयुक्त, चुनाव आयुक्त, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ दिलाता है, आपको पता होना चाहिए, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगा। ऐसे मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बीपीएससी में भी पूछा गया था। मतलब कहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। देखिए, पंचायती राज ग्रामीण विकास के लिए एक त्रिस्तरीय भारतीय प्रशासनिक संगठन है। पंचायती राज भारत में स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है, जिसका उद्देश्य जिलों, क्षेत्रों और गांवों में स्थानीय स्वशासन स्थापित करना है। पंचायती राज व्यवस्था कुछ स्थानों पर लागू नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद है। मतलब नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली को छोड़कर, मतलब यहाँ ये चारों जगह पर आपको पंचायती राज व्यवस्था नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बीपीएससी में पूछा गया था। तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में है, साथ साथ दिल्ली में भी नहीं है। दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद है। पंचायती राज व्यवस्था अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम में लागू है। ओके, जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें आपका अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, सिक्किम में भी है, लेकिन नागालैंड में नहीं है। तो याद रखिएगा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, साथ साथ दिल्ली में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? मतलब राज्यपाल का जो एक प्रकार से लेजिस्लेटिव पावर है, वो किस आर्टिकल में बताया गया? तो आर्टिकल 154। आर्टिकल 153 क्या कहता है कि भारत का एक राज्यपाल होगा। और पहले तो था कि एक राज्यपाल एक ही राज्य का होगा, लेकिन अब है एक ही व्यक्ति कई सारे राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1956 में हुआ था, उसमें कहा गया था कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ओके, और 154 में उसको राज्यपाल को कार्यपालिक शक्ति के बारे में बताया गया है। तो 154।
देखिए, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और भारत के संविधान अनुच्छेद 154 के अनुसार उसके द्वारा या तो सीधे या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है जिसे राज्य विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर उन्हें विभागों का वितरण करता है। भारत का संविधान आर्टिकल 157 और आर्टिकल 158 में राज्यपाल के पद के पात्रता आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है। ये आर्टिकल 158 में देखिए क्या है, तो राज्यपाल विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होगा, लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा, परिलब्धियों और भत्तों का हकदार होगा। अनुच्छेद 158 प्रत्येक राज्यपाल और राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति शपथ का प्रतिज्ञान करेगा। आर्टिकल 159 में राज्यपाल के शक्तियों का शपथ लेगा, जो 159 में बताया गया है। आर्टिकल 159 में 142 क्या देखिए, उच्चतम न्यायालय के आदेशों और आदेश का प्रवर्तन और जब तक कि खोज आदि के संबंध में ना हो। आर्टिकल 171 क्या है, अनुच्छेद 171 राज्य विधान परिषदों के सदस्यों के नामांकन से संबंधित है और राज्य के राज्यपालों को उन लोगों के नामों को नामित करने की आवश्यकता है जिनके पास ऐसे मामले के संबंध, विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी समिति, आंदोलन और समाज सेवा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? राज्यसभा, लोकसभा आप जानते हैं, राज्यसभा हमारा अपर हाउस है। आर्टिकल 80 में इसके बारे में बताया गया है राज्यसभा के बारे में। ओके, तो राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं, तो 250। इसके बारे में और अच्छे से जान लीजिए, अक्सर क्वेश्चन पूछता है राज्यसभा से। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। यह एक अस्थायी सदन है, भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, जिससे राज्यों के परिषद के रूप में भी जाना जाता है। राज्यसभा को राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। इस सदन में कुल 245 सदस्य होते हैं और सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। मतलब है तो 245, लेकिन मैक्सिमम 250 हो सकता है। 242 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं अलग अलग फील्ड से। जिस प्रकार से विधान परिषद में भी जहाँ विधान परिषद है तो विधान परिषद का 1/6 मेंबर जो है गवर्नर नियुक्त करते हैं अलग अलग फील्ड से, साहित्य सेवा, समाज सेवा, सहकारी समिति, आंदोलन से करते हैं। उसी प्रकार से राष्ट्रपति भी 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं और 233 चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की विशिष्टता आयरलैंड की उधार ली गई है। उन 233 सदस्यों से संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और दिल्ली के विधायकों द्वारा चुना जाता है। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 सदस्यों का चुनाव होता है। देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और जो भी व्यक्ति निर्वाचित होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 नहीं, 1/3 सदस्य, यहाँ गलत लिखा है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य उसको मतलब उसको हटाए जाते हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो हट जाता है। 31 सांसदों के साथ उत्तर प्रदेश का राज्यसभा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। टोटल अगर राज्यसभा में देखें तो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा मेंबर कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश में है। और बिहार में कितने हैं, तो बिहार में टोटल 16 राज्यसभा का सीट है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन डैश के साथ प्रारंभ हो जाता है। मंत्रिपरिषद का गठन किसके साथ प्रारंभ हो जाता है, तो जैसे ही प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति होती है तो प्रधानमंत्री के ही सिफारिश पर मंत्रिपरिषद का गठन होता है और मंत्रिपरिषद जैसे ही गठन होता है तो फिर मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ ही। इसके बारे में और जानिए। मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ प्रारंभ होता है। राष्ट्रपति को अपने कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होती है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है। परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद में ऐसे मंत्री शामिल होते हैं जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं। राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और उप मंत्री। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। आर्टिकल 75 क्या कहता है कि जो प्रधानमंत्री हैं उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेंगे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री के सलाह पर जो अन्य मंत्रिपरिषद हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर हो सकते हैं, जो अलग अलग मिनिस्टर राज्य स्तरीय मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, उन सब की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? भारत का सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन है? तो आपका कोलकाता। सबसे पहला कौन है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय। देखिए, कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1862 में हुई थी। उसी वर्ष बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सबसे पहले कोलकाता बना, फिर उसके बाद बॉम्बे और मद्रास को उसी वर्ष बनाया गया था। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता भारत में 3 चार्टर्ड उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में सितंबर 2020 तक भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। 2020 तक जो टोटल 25 हमारे पास लेटेस्ट हाईकोर्ट है। जैसे सबसे लेटेस्ट अगर बोले तो अमरावती हाईकोर्ट, आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट दोस्तों अमरावती, जो कि सबसे लेटेस्ट हाईकोर्ट बनाया गया है।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत के नवगठित, हमने बताया था लेटेस्ट है, उच्च न्यायालय है जिनका गठन वर्ष 2019 में किया गया था। बॉर्न्स पीकॉक कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने 1 जुलाई 1862 को पदभार ग्रहण किया था। ये क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। तो बॉर्न्स जो पीकॉक थे वो कलकत्ता हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। सर मैथ्यू रिचर्ड सोसे बॉम्बे हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आप बस बॉर्न्स पीकॉक के बारे में ध्यान रखें जो कलकत्ता हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद किससे प्रति जिम्मेदार होता है? भारत के केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद होती है केंद्र सरकार की, इसी प्रकार के राज्य सरकार का भी मंत्रिपरिषद पूछे तो सेम कंसेप्ट हो जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार का मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, उसी प्रकार राज्यसभा का मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। तो हमारा हो गया आंसर यहाँ पर लोकसभा। केंद्र सरकार पूछा है तो लोकसभा। केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74(1) संविधान में यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम में प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। जो 91 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसमें यह कहा गया कि जो लोकसभा का सीट है उसका 15% व्यक्ति ही मंत्रिपरिषद बन सकता है। दिल्ली में भी क्या है, तो चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, कहीं भी हो 15% ही मंत्री बन सकता है। लेकिन दिल्ली में एक्सेप्शन है कि वहाँ पर 10% ही मंत्रिपरिषद, मतलब 10% ही मंत्री बन सकते हैं। इसलिए आपको पता होगा दिल्ली में टोटल 70 सीट है विधानसभा का, जिसमें 6 मंत्री हैं और प्लस एक खुद मुख्यमंत्री साहब वो भी मंत्री होते हैं, तो टोटल 7 वहाँ पर मंत्री हो सकते हैं। 10% 70 का 10 7 होगा, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में टोटल 15% होता है और दिल्ली में एक्सेप्शन है 10%, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल का घटक नहीं है? इसमें से कौन है जो राजनीतिक दल का, पॉलिटिकल पार्टी का एक घटक नहीं है, कंपोनेंट नहीं है? तो नागरिक किसी भी राजनीतिक दल का कंपोनेंट नहीं होता है। एक राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए आते हैं। एक दल को उसके लिए जाना जाता है, उदाहरण के लिए उसकी नीतियों और हितों के लिए। इसलिए एक राजनीतिक दल के 3 घटक होते हैं, नेतागण, सक्रिय सदस्य और अनुयायी। ये राजनीतिक दल के घटक हैं। नेतागण हैं सक्रिय, कुछ एक्टिव, उसका वॉलंटियर जिसको लोग कहते हैं, और कुछ फॉलोअर होते हैं। हालांकि देश के नागरिक एक राजनीतिक दल के घटक नहीं है, क्योंकि सभी नागरिकों को अलग अलग नेता या दल होता है जिसका वे समर्थन करते हैं और वे देश के सक्रिय सदस्य होते हैं, लेकिन वे किसी राजनीतिक दल के नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला मुख्यमंत्री है? भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली मुख्यमंत्री कौन है? तो शीला दीक्षित है। कौन है? शीला दीक्षित, जो दिल्ली के पहले सीएम रह चुकी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए, शीला दीक्षित नई दिल्ली की पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री थी। वह किसी भी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला मुख्यमंत्री है। वह दिल्ली में सबसे लंबे समय तक रहने वाली मुख्यमंत्री भी है। उन्होंने दिल्ली में लगातार 3 चुनाव जीत के लिए कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया। उन्होंने 1998 से 15 वर्षों तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2014 में केरल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। 20 जुलाई 2019 को उसका निधन हो गया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की 8वीं और वर्तमान मुख्यमंत्री है। वह 2011 से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत हैं। वह पश्चिम बंगाल की पहला महिला मुख्यमंत्री है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक पद नहीं है? इसमें से कौन है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपने आप में हाई कोर्ट का चर्चा आपको संविधान में है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सभी का चर्चा हाई कोर्ट में संविधान में है, तो ये भी होगा, ये तो है। आरबीआई के गवर्नर, किसी भी इसके लिए कोई आर्टिकल आपने नहीं पढ़ा होगा कि ये आर्टिकल जो है आरबीआई के लिए है, ये गलत है। अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल जो 76 होता है जो अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है। और एक राज्य का राज्यपाल के बारे में हमने अभी पढ़ा, तो 153 आर्टिकल में राज्यपाल के बारे में बताया गया। तो आरबीआई के गवर्नर कोई संवैधानिक पद नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है, क्योंकि यह एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक को गवर्नर एक संवैधानिक पद नहीं है। इसको एक अधिनियम द्वारा इसको लाया गया था। कुछ जो संवैधानिक निकाय देखिए, यूपीएससी संवैधानिक निकाय हैं, राज्य लोक सेवा आयोग जैसे बीपीएससी हो गया, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, अलग अलग स्टेट में है, सबका अपना अपना जो भी लोक सेवा आयोग है सब है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी हैं। भारतीय मुख्य चुनाव आयोग हो सकता है, भारत कविता आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 में इसके बारे में लिखा हुआ है। अनुसूचित जनजाति आयोग इसके लिए 338A में लिखा हुआ है। तो ये सब संवैधानिक आयोग हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार यह एक संवैधानिक पद है।
तो ये कुछ पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके किसी भी एग्जाम में, आइदर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, बिहार एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी, चेस, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सभी एग्जाम में दोस्तों कहीं ना कहीं से पॉलिटी से क्वेश्चन तो पूछा जाता है। बीएड का हो उसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको जनरल स्टडी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सब के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जरूर इसको देखिए 1 से 2 बार, बहुत सारा क्वेश्चन आपको आता होगा, कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो 1 से 2 बार इसको पढ़ लें, आप आसानी से इसका रिविजन कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, जरूर इसका फीडबैक दीजिएगा हमें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम समय समय पर आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट अपलोड करते रहते हैं दोस्तों, जरूर उसको ध्यान से देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।